हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसवी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटो। हम मध्य प्रदेश का बचा हुआ जो पार्ट है भूगोल की स्थिति वो पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो मेरे भी जो वीडियो पुराने हैं वो उन्हें भी देख लीजिए और ये जो रीवा पन्ना का पठार पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आज हम फिनिश कर देंगे। और जो लोग भी पीएससी के एग्ज़ाम देने वाले खासकर वो लोग इन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको भूगोल की स्थिति समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं कल से आपको इतिहास पढ़ाऊँगा क्योंकि जो प्री की एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्री की एग्ज़ाम 2020 उसमें 10 नंबर का हिस्ट्री रखा हुआ है, तो वो अभी हम वीडियो बनाएंगे। और अभी हम ले रहे भौतिक क्षेत्र, तो भौतिक क्षेत्र भी इसमें 10 नंबर की यूनिट दे के रहेगी। तो यहाँ से भी मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश में वो भी यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बचे हुआ जो पठार है वो देख लेते हैं और आप नोटिंग हेडिंग डाल लीजिए और नोट भी करते जाना साथ में। आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार ये बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम। ये मध्योच्च प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं, बेसिकली इसका हम एक और नाम देख लेते हैं, इसे विंध्य, ठीक है, विंध्य का पठार भी इसे कहा जाता है और रीवा पन्ना का पठार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, विंध्य का पठार। इसकी विशेषता हम देखते हैं हम, इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण आद्य महाकल्प की कडप्पा चट्टान और विंध्य शैलसमूह से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। आद्य महाकल्प कडप्पा चट्टान और विंध्य शैल। ठीक है, इससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल है रीवा पन्ना के पठार का। परसेंटेज देखें इसका, तो इसका परसेंटेज है 10.37। ठीक है, इतना परसेंटेज इसका है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके जिले के, इस पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले की बात करें, इसमें दमोह के बाद पन्ना, ठीक, पन्ना देख लेते हैं। पन्ना के बाद फिर हम देखते हैं सतना। ठीक है, ये जिले। ठीक है, और इसमें देख लेते हम कुछ सागर का हिस्सा भी आता। ठीक, सागर का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी सागर भी इसमें आता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगरौली भी आता है। सिंगरौली को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिले, रीवा पन्ना के पठार के जिले हुए। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है। ठीक है, इसकी औसतन ऊंचाई भी देख लेते हैं हम। तो इसकी ऊंचाई है 300 मीटर से 450 मीटर। ठीक है, ये इसकी क्या है? औसतन ऊंचाई। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि महाद्वीपीय जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, अब जलवायु के बाद हम देखते हैं वर्षा। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? तो वर्षा यहाँ पर होती है
125 से 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा के बाद हम देखते हैं नदियाँ। तो नदियों में प्रमुखतः हम कौन सी नदी देखने को मिलती है यहाँ पर? केन नदी। ठीक है, केन नदी, और आगे देखिए टोंस नदी। टोंस के बाद में यहाँ पर एक सोन नदी भी प्रवाहित होती है इस वाले पठार में, और एक नदी कभी पूछ सकते हैं ब्योरमा नदी। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ब्योरमा नदी। तो ये नदी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम इनके बाद देख लेते हैं मिट्टी। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर मिट्टी? तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी के साथ में कुछ मात्रा में दोमट मिट्टी, या इसी को ही दोमट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब देख लेते हैं यहाँ पर फसल। तो आपको पता ही होगा, लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी मोटे अनाज के लिए ज़्यादा वो होती है, फेमस होती है। और यहाँ पर कौन सी फसल की बात करें तो यहाँ पर ज्वार और मक्का की भी कुछ खेती की जाती है। ठीक है, ज्वार और मक्का। और पूर्वी की बात करें हम इधर तो चावल की खेती भी की जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी फसलें। अब हम देखें यहाँ पर खदान देखते हैं। खदान यानी यहाँ पर खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो खनिजों में यहाँ पर देखने को मिलता है चूना पत्थर। कहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादातर इसमें सतना में देखने को मिलता है। और सबसे मुख्य बात करें तो हीरा। ठीक है, हीरा भी यहाँ पर खोजा जाता है। और हीरा कहाँ पे खोजा जाता है? पन्ना में। ठीक है, हीरा हो गया। उसके बाद में रीवा जिला में, रीवा में कत्था और कोरंडम को खोजा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख खनिज यहाँ के देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पर। तो उद्योग में बात करें हम, सतना में सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट कारखाना सतना में। और एक और है जो महत्वपूर्ण है, हीरा तराशने का कारखाना। ये आपको पन्ना में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रमुख यहाँ के उद्योग है। अब हम यहाँ के कुछ स्थलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, वे भी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्थलों में देखते हैं, सतना की बात कर रहे हैं हम। सतना में मेहर, यहाँ पर शारदा माता का मंदिर है। ठीक है, सतना के बाद देखते हैं रीवा। रीवा में क्या है? केवटी जलप्रपात।
ठीक है, ये फेमस स्थल यहाँ के। बात करें यहाँ पर अलाउद्दीन संगीत, ठीक है, संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ से संबंधित है? ये मेहर से संबंधित है। उसके बाद हम बात करें मेहर संगीत घराना, आपको पता ही होगा, ठीक है। सिंगरौली, सिंगरौली में हम देखें तो सारो मारो की गुफा है, ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थल है जो पर्यटकों के लिए बहुत मतलब आकर्षित वाले केंद्र है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे वाला बागेलखंड का पठार। लगभग हमारा ये रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट हो गया है। इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो हमने देख ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं बागेलखंड का पठार, पूर्वी पठार यानी सबसे छोटा पठार मध्य प्रदेश का, वो है बागेलखंड का पठार, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारा रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट हो गया, यानी हमारा कौन सा जो पार्ट है मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य जो भारत का क्षेत्र है हमने देखा था 3 भागों में हमने बांटा शुरू में। प्रमुखतः जो भौगोलिक स्थिति इसको 3 भागों में डिवाइड करा था हमने, मध्य उत्तर प्रदेश, रीवा पन्ना का पठार और सतपुड़ा श्रेणी, जिसमें से हमारा मध्य उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो गया। और अभी हम पढ़ेंगे बागेलखंड का पठार, ठीक है। तो आप इधर बना लीजिए मैप और उसमें मैप को ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा बागेलखंड का पठार, ठीक है। इसका एक और नाम है, वो है पूर्वी पठार, ठीक। ये सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसकी विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं हम। ठीक, सबसे पहले इसका देख लेते हैं निर्माण, जो अधिकतर हम अभी तक हम देखते आए हुए हैं। निर्माण में हम देखते हैं इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना सेल समूह से, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। गोंडवाना सेल समूह से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 19,604 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना क्षेत्रफल इसका? 19,604 वर्ग किलोमीटर। इसका परसेंटेज देखें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल में इसका परसेंटेज है 6.36%, ठीक है। इतना परसेंटेज घेरे हुए है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, ठीक है। सबसे छोटा पठार। सबसे बड़ा पठार हमने पढ़ा था मालवा का पठार, और सबसे छोटा पठार है बागेलखंड का पठार, ठीक है। बागेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। अब हम देख लेते हैं इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 300 से 350, ठीक है, मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रमुख नदियां और फिर मिट्टी देख लेते हैं। अभी हम नदियां देखते हैं, इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। नदियों में देखने को मिलती है हमें, ये थोड़ा सा ऊपर बना लेना, ठीक है, क्योंकि अनूपपुर जिला भी इसमें आएगा, ठीक। तो नदियां यहाँ की नर्मदा, नर्मदा के बाद में सोन नदी और एक और है जोहिला,
बघेलखंड के पठार की ये प्रमुख नदियां है। ठीक है, मिट्टी में हम देखें तो मिट्टी लाल पीली मिट्टी, यानी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा बघेलखंड के क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, खनिज हम देखते हैं, खनिज कौन कौन से यहाँ पर। ठीक है, खनिज में हम देखें तो यहाँ पर खनिजों में हमें कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, कोयला देखने के बाद में हमें मिलेगा बॉक्साइट, और बॉक्साइट के साथ ही हमें मिलेगा यहाँ पर चूना पत्थर, यानी कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज है। कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर, ये यहाँ के प्रमुख खनिज है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फसल देख लेते हैं हम इसमें। फसल की बात करें, यहाँ पर पूर्व में और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में ये वाला पूरा बेल्ट है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग, जो पूरा बेल्ट है ये चावल की खेती के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर प्रमुख फसल चावल की जाती है। ठीक है, चावल के बाद यहाँ पर कुछ मात्रा में अलसी। ठीक है, अलसी की खेती भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, यहाँ की बात करें हम प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थलों में अभी हम पहले उद्योग देख लेते हैं, उसके बाद में स्थल देख लेंगे। उद्योग में एक प्रसिद्ध उद्योग यहाँ पर, ठीक है, वो है कागज उद्योग। कौन सा उद्योग? कागज उद्योग। और ये कहाँ पर है? अमलाई। और आपको पता होगा अमलाई कहाँ पड़ता है? अमलाई पड़ता है उमरिया में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कागज उद्योग कहाँ पर है? अमलाई। अमलाई में कहाँ पर? उमरिया में। ठीक है, प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल इसमें यहाँ से देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक पवित्र स्थल है जहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी, जोहिला नदी 3-3 किलोमीटर की दूरियों पर यहाँ पर नदियाँ निकली हुई है। तो प्रमुख हम स्थल देखते हैं वो है हमारा अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े हम जबलपुर। जबलपुर का कुछ हिस्सा आता है और जबलपुर का कुछ हिस्सा में भेड़ाघाट भी लगता है, तो भेड़ाघाट भी यहाँ का प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये कुछ यहाँ के प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये हमारा इसके साथ ही बघेलखंड का जो पठार है, छोटा पठार है, ज़्यादा कुछ विशेषता इसमें देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा सिर्फ एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देखते हैं हम। उसके बाद में भौगोल की स्थिति में हमारा देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये दो चीज़ें हमारी बची है और हमारा मध्य प्रदेश की जो भौगोल की स्थिति है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं बस आपको ये बता देता हूँ आज का सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, ठीक है, हमारा ये हो गया बघेलखंड का पठार। हमारा लास्ट बचा भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इधर हम डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं इसका। ये कुछ इस तरह है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता भी हम देखते हैं, नोट कर लीजिए आप। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सबसे पहले इसका निर्माण,
इसका निर्माण देख लेते हैं हम सबसे पहले, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है डक्कन ट्रैप के चट्टान और गोंडवाना सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, डक्कन ट्रैप और गोंडवाना सेल से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल देखते हैं इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कितना परसेंटेज है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11% हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में यहाँ की औसतन ऊंचाई। ठीक है, औसतन ऊंचाई इसकी क्या है वो देख लेते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई है 300 से 350 मीटर। हमने देखा था नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश सबसे निचला क्षेत्र है, और हमने देखा था सबसे ऊंचा वाला जो क्षेत्र है वो है मालवा का पठार। हम इसका भी क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्र इसकी जो ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई है वो 300 से 350 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ। नदियों में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी ताप्ती नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, बैतूल से निकलती है। और किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये भी नर्मदा के भांति पूर्व से निकलते हुए पश्चिमी ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ताप्ती नदी प्रमुख नदी यहाँ की। और एक नदी यहाँ की जिसके किनारे पंचमढ़ी शहर बसा हुआ वो है तवा नदी। और एक नदी यहाँ पे देखते हैं हम नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी भी इस क्षेत्र से लगभग लगती है। ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, और एक नदी भी आप देखने को मिलती है बेनगंगा नदी। ठीक है, बेनगंगा या वैनगंगा। ठीक है, एक ही नाम है इसका। तो नदियाँ वही। अब हम देख लेते हैं यहाँ की मिट्टी। मिट्टी में हमें यहाँ को देखने को मिलती है, मिट्टी में काली मिट्टी हमें को काली मिट्टी दिखती है यहाँ पर। और काली मिट्टी में भी कौन सी मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। यानी मालवा के पठार में हमने देखा था काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरी काली मिट्टी अगर देखें तो वो कहाँ पर पाई जाती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, गहरी काली और छिछली काली। क्योंकि जो ये वाला भाग है यहाँ पर आपको पता है बायोलिन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और संभवतः थोड़ी थोड़ी लाल पीली मिट्टी उसमें मिलेगी काली मिट्टी में, तो छिछली काली बनी जाएगी। ठीक है, तो छिछली काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कहीं कई जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जलवायु। ठीक है, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो जलवायु देखते हैं हम यहाँ पे। जलवायु यहाँ पर मानसूनी जलवायु। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं। मानसूनी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, एक और हमने देखा था पिछली बार, ये नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी पर्वत श्रेणी में होती है, यानी 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक औसतन वर्षा हम देखिए तो वो कहाँ पर होती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। और
हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, तो वो है हमारा पंचमढ़ी। इधर लिख देते हैं, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, कहाँ पर होती है, पंचमढ़ी में। और कितनी होती है, तो होती है 199 सेंटीमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पंचमढ़ी में, और 199 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो सतपुड़ा पर्वतश्रेणी है, इसको थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करें तो ये बेसिकली 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। इधर हम देखें पश्चिम की साइड यानी गुजरात के साइड देखें तो यहाँ पर बुरहानपुर तक कुछ राजपीपला की पहाड़ियाँ, बुरहानपुर से हम आगे चले होशंगाबाद, ठीक है, उसके आगे छिंदवाड़ा तक चले तो यहाँ पर महादेव पर्वत श्रेणी, और लास्ट पूर्व साइड चले तो यहाँ पर मिलेगी मैकाल पर्वत श्रेणी। तो ये 3 भाग है, इनको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। अभी आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे की जो 3 इसकी पर्वत श्रेणियाँ जो भागों में बटी हुई है 3 भागों में, वो भी आपको मैं नोट करवाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा आपको बताने के लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं। आपको पता होगा ये प्रवेश द्वार है बुरहानपुर, ठीक है, ये बुरहानपुर है, और आपको पता होगा ये गुजरात से लगती हुई है मध्य प्रदेश की सीमा। तो ये यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ वाला हिस्सा और ये यहाँ तक हम यहाँ पे देखते हैं। जो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता, ये कहलाता राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है, ये राजपीपला की पहाड़ी कहलाती है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर बुरहानपुर से थोड़ा सा आगे, ठीक है, एक यहाँ पर क्या पड़ता, दरार पड़ जाती है थोड़ा सा आगे, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा छूट जाता है, और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे बुरहानपुर के पूर्वी साइड में थोड़ा सा आगे यहाँ पर, और यहाँ तक बैतूल तक, ठीक है, ये छिंदवाड़ा के पास में, ये सॉरी बैतूल यहाँ पर है, और ये छिंदवाड़ा, और ये सिवनी बॉर्डर, यानी ये छिंदवाड़ा और ये हमारा बुरहानपुर, ठीक है। जो ये वाला जो हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाता, ये वाला हिस्सा महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक, पर्वत श्रेणी। और जो आपको पता होगा ये वाला जो हिस्सा जो जगह छूटे, यानी बुरहानपुर के उस साइड वाला और ये बुरहानपुर के इस साइड, तो यहाँ पर ये जगह छूटने से क्या पड़ता है, यहाँ पर एक दर्रे का निर्माण होता है, ठीक है। तो यानी मध्य प्रदेश में भी एक दर्रा पाया जाता है, ठीक है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक जगह दर्रा पाया जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है, वो है बुरहानपुर में। तो आप ये भी नोट कर लेना कि मध्य प्रदेश में एकमात्र दर्रा पाया जाता है, वो है बुरहानपुर दर्रा, जो पूर्व दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, जो ये वाला हिस्सा है छिंदवाड़ा से जो पूर्व साइड, और यहाँ पे आपको मिलेगा बालाघाट, बालाघाट ये थोड़ा सा आगे छत्तीसगढ़ में जाएगा, लेकिन हमें मध्य प्रदेश को देखना है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट तक जे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं इनकी एक एक विशेषता है, ठीक है। मैं सही तरीके से लिख देता हूं, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो ले लीजिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड करा, या इधर बना लेते हैं। पहले नंबर लिखते हैं पश्चिम साइड, पश्चिम में
राजपीपला पहाड़ी से लेकर बुरहानपुर तक। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी से लेकर बुरहानपुर तक क्या है, एक जो हिस्सा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। और इसी कारण क्या बुरहानपुर में क्या पड़ता है, एक दर्रा का निर्माण होता है। तो बुरहानपुर दर्रा अब देखते हैं हम मध्य में हम देखते हैं बुरहानपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक का हिस्सा। और मध्य की बात करें, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, महादेव पर्वत श्रेणी। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कहाँ पर पड़ती है, महादेव पर्वत श्रेणी में पड़ती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, धूपगढ़ में पड़ती है। ठीक, धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मानी जाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं तो पूर्व में देखते हैं हम मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी जो कि ये वाला हिस्सा, ठीक, यानी छिंदवाड़ा से बालाघाट और आगे छत्तीसगढ़ में भी आता है, लेकिन हमें मध्य प्रदेश की स्थिति को जानना, तो हम यहीं पे देखते हैं बालाघाट तक। ठीक है, यहाँ हम बात करें तो बालाघाट मैकाल पर्वत श्रेणी के यहाँ पर इसका विस्तार होने के कारण बालाघाट में बहुत सारे खदानों का भंडार है। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं मैंगनीज और तांबा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रमुखता देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम खनिज देख लेते हैं। ये हमारा हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बेसिकली इन तीन पहाड़ियों में से बांटा गया है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम देख लेते हैं खनिज। ठीक है, खनिज नीचे देख लेते हैं पर हम खनिजों हम देखते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर तांबा। ठीक है, तांबा पाया जाता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। और तांबा कहाँ पर पाया जाता है, तांबा हमारा बालाघाट। बालाघाट में एक खदान का नाम है मलासखंड। ठीक है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखें तो मैंगनीज। ठीक, मैंगनीज भी बहुत मात्रा में मिलता है और मैंगनीज भी कहाँ मिलता है आपको, बालाघाट में। ठीक, मैंगनीज की खदान है भारवेली। ठीक है, अब हम देखें आगे तो कोयला। कोयला आपको देखने को मिलेगा बैतूल की एक जगह है पाथरखेड़ा, वहां पर आपको कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखें तो थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर लोहा। ठीक,
लोहा हमें देखने को मिलता है बेसिकली शहडोल के आसपास वाला क्षेत्र, थोड़ा सा वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा यहाँ पर शहडोल के आसपास ही मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में मिलता है, और शहडोल में मिलता है वो यूरेनियम, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो वो है शहडोल में, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रमुख खनिज है जो यहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस में पाए जाते हैं, ये मैकाल पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हमने खनिज देख लिया, अब हम कुछ उद्योग देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। उद्योग में हम देखते हैं प्रमुखतः सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, और ये हमें खंडवा में देखने को मिलता है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण उद्योग कागज उद्योग, ठीक है। ठीक है, नेपानगर कहाँ पर है, बुरहानपुर में, ठीक है। तो ये प्रमुख उद्योग हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में हमारे जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक की स्थिति ये समाप्त होती है। और एक लेक्चर में आपको जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कैमूर, भांडेर, वो मैं आपको बता दूंगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक ही मैं आपको वो समझा दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समाप्त होती है। इसके बाद में हम मध्य प्रदेश के हम मिट्टियाँ पढ़ लेंगे, और या फिर हम जलवायु पढ़ लेंगे, ठीक है। मिट्टियाँ, जलवायु, या फिर जो हम देखें मध्य प्रदेश के जो जियोग्राफी में जो पार्ट आता है वो, क्योंकि हमें कांस्टेबल के साथ साथ पीएससी प्री के जो सिलेबस है उसके साथ भी हमें चलना है। तो हमें आगे का जो वीडियो है वो मिट्टी और जलवायु वाला बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।